दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय श्री राम, जय सीता माता, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय बजरंग बली। दोस्तों मैं आज आपके पास अपना इस महीने का वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने हमने क्या किया। तो मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करता हूँ। ठीक है। इस महीने हमने करा जो हमारा नेट प्रॉफिट था जनवरी 2026 में, वो था 70,000 रुपए का, 70,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट था। ठीक है। आइए देखते हैं पहले इस महीने हुआ क्या मार्केट में। जनवरी यहां से स्टार्ट हो रहा है। पहले ना मंथली कैंडल पे देखते हैं क्या हो रहा है दोस्तों। तो मंथली कैंडल तो बहुत ही खराब थी जनवरी की। ये नेगेटिव रेड रेड कैंडल थी पूरी तरह से। ठीक है, वीकली कैंडल पे देखते हैं क्या हुआ। वीकली कैंडल पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये लगातार नीचे गया, मार्केट लगातार नीचे गया, एकदम लास्ट में थोड़ा सा रिकवर किया मार्केट। डेली कैंडल्स पे आके देखते हैं क्या हुआ। 5 जनवरी ये है, 2 जनवरी, 1 जनवरी, 31 जनवरी। देखो, 1 जनवरी से मार्केट 26,184 से थोड़ा सा ऊपर मूव किया, 26,360। उसके बाद लगातार मार्केट नीचे जाता चला गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। ठीक है। ये आखिरी के 2-3 दिन है जिसमें थोड़ा सा सेटल हुआ है। ये 1 फरवरी का आज का मार्केट है, आज मार्केट लाइव है, अभी भी मार्केट चालू है। ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया। ओके, मैं आपको अपने कंसोल पे लेके जाता हूँ। कंसोल पे मैं अपने रिपोर्ट्स में जाता हूँ, पीएनएल में, और पीएनएल में हम देखते हैं दिसंबर का पी नहीं सॉरी जनवरी का पीएनएल देखेंगे। मैंने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सेलेक्ट कर लिया है। ओके, तो ये है मेरा पीएनएल। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डे बाय डे क्या हुआ। देखो, ये 8,000 का घाटा हुआ मुझे, ये 4,000 का घाटा हुआ, ये 1,600 का घाटा हुआ, यहाँ पे 8,000 का घाटा फिर हुआ, ये 300 का घाटा हुआ, 1,900 का घाटा हुआ, 5,800 का, 2,300 रुपए का, 1,400 का, और 3,800 रुपए का, और ये आखिरी है 2,000 का घाटा हुआ। ये हमारे घाटे वाले दिन थे दोस्तों। अब आते हैं अपने हमने जो पैसे कमाए। यहाँ पे हमने कमाए 1,400 रुपये, यहाँ पे हमने कमाए 572 रुपये, यहाँ पे हमने कमाए 2,783 रुपये, यहाँ पे हमने कमाए 59,176, यहाँ पे हमने कमाए 52,670, और यहाँ पे हमने कमाए 1,13,495 रुपये। तो ये आप देख सकते हैं समरी नेट टोटल जो है वो 1,90,000 का है, जिसमें कुछ चार्जेस वार्जेस कटने के बाद ऑलमोस्ट हमें 1,80,000 रुपये का नेट रियलाइज प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसमें से मैं 1,11,000 रुपये माइनस कर दूंगा, क्योंकि 1,11,000 मेरा क्यूपिड का प्रॉफिट था जो लास्ट मंथ मैंने कैरी किया था, और उसको शायद मैंने 2 जनवरी को, शायद 2 या 3 जनवरी को मैंने उसका प्रॉफिट बुक किया था, मतलब मैंने बेचा था। तो मैंने दिसंबर में उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया था और जनवरी में मैं उससे बाहर निकला था। तो क्योंकि जनवरी में बेचा था इसलिए वो इस महीने दिखा रहा है, अदरवाइज वो उसको लास्ट मंथ का प्रॉफिट मानते हैं। तो इसमें 1,80 में से अगर मैं 1,10 माइनस कर देता हूँ तो ऑलमोस्ट 70,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ है। अब मैं आपको ना वैसे स्प्लिट में दिखाता हूँ। देखो कौन कौन से स्टॉक हमें दिए वामन अवतार ने। तो टोटल हमने 57 स्टॉक्स में ट्रेड किया। माइक्रॉन 20 माइक्रॉन में हमें 2,400 रुपये का घाटा हुआ। आटेक हमारा बहुत पुराना स्टॉक था, उसमें 6,000 का घाटा हुआ, 30% का। आवास में हमने 3% यानी 465 रुपये का घाटा खाया। एरोफ्लक्स अभी अंदर हूँ मैं, अनरियलाइज्ड। अपोलो में मैंने 902 रुपये का घाटा खाया। आशा रामपुर में 1,000 का। ओसोमेंट में 796 रुपये का। बेल राइज में 500 रुपये का।
ब्लिस जीवीसी में 1000 का, बीएससी में 5000 का। कब में बीएससी में भी एक्चुअली गलती क्या हो गई थी कि मैंने एक साथ काफ़ी 1000 शेयर खरीद लिए थे। आई थिंक सॉरी 100 शेयर एक साथ खरीद लिए थे, अदरवाइज इतना बड़ा घाटा ना होता, ये 500 रुपए का घाटा होता। ठीक है, कब में मेरा 900 रुपए का। कब कब एक्सटेक्स में इतना 225 रुपए का। क्यूपिड में 1,13,000 का, जो मैंने कहा था कि ये मेरा लास्ट मंथ का प्रॉफिट था जो इस महीने मैंने बेचा था, तो इसलिए इसको मैं मानता नहीं हूँ। दावनगिरी में 140 का, डीसीबी बैंक में 435 का, जीएम ब्रू में 4000, जीएमसीडी में 1300, गोयल एलम में 1200, हरिओम पाइप में 20 रुपए, हिंद कॉपर में 8000 रुपए। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। आईईएक्स में, आई ग्रो में, आईएफसीआई में 3000 का, आईएमएफएम में, इंडो थाई लिया था मैंने, इन्फीबीन लिया था। कौशल्या मेरा पुराना स्टॉक है, बहुत पुराना, 6 महीने पुराना, इसलिए इसमें घाटा बुक अभी मैंने बुक नहीं किया है। करनेक्स, काइटेक्स, एमसीएक्स, मेटल, मेटल ईटीएफ, नर्मदा, नेशनल एल्यूमिनियम, अभी मैं इसके अंदर हूँ, नेटवेब, ऑयल, पीकाडिल, पीएनबी हाउसिंग, पीओसीएल। तीसरे पेज में जाता हूँ, पीएफसी, राधिका ज्वेलरी, आरएम ड्रिप। आरएम ड्रिप में मैंने 63,000 बुक कर लिए थे और अभी 3400 रुपये मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, अभी बुक नहीं किए मैंने। संदुमा, एसबीसी, सेनको, सेनरोज, श्रीराम फिन, सिल्गो, सिल्वर टीओसी में मैंने 44,000 रुपये बुक किए थे। स्काई गोल्ड, साउथ बैंक, सिल्वर सॉरी स्टाइल बाजार, ट्रेल सॉरी टारेल, टीएफसी, थंगामिल, यूनियन बैंक। ये मेरे इस महीने के जनवरी के परचेज थे। अब मैं आता हूँ आपको अपने पीपीटी पे वापस लेके आता हूँ दोस्तों, और इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। तो जनवरी मेरा बहुत अच्छा रहा, और जब हम देख रहे हैं कि मार्केट पूरा गिर रहा था, उस समय भी हमने 70,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। और इसका पूरा जो रीज़न है वो वामन अवतार को है। वामन अवतार हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें कुछ एक ऐसे स्टॉक्स निकाल के देता है जिसके अंदर मल्टी बैगर पोटेंशियल होता है, और जो टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, जिसके अंदर टेक्निकली ऑपरेटर एंटर कर चुका होता है। तो जो मैंने भी आपको एग्जांपल्स दिए वो सारे में ऑपरेटर एंटर कर चुका था, और उसके अंदर मल्टी बैगर पोटेंशियल भी था। ठीक है, मतलब फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों पे वो क्वालिफाई करते हैं। तो 70,000 का प्रॉफिट हमने कमाया, बहुत अच्छा महीना था। अगले पे आते हैं। तो हमारा जो पूरा हमारा सारा जो टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं संजीवनी विद्या, द आर्ट, द स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ऑफ मेकिंग मनी। ठीक है, हमारे जो सारे थ्योरी हैं वो क्या है? हमारी सारी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ शकुनी, इवोल्यूशन, ओम, ओम ओरिजिन ऑफ मूव, माँ, पेशेंस, रावण। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, पॉन्ड फिश, अर्धनारीश्वर, सर्पपद, स्पीड मोमेंटम, बर्बरीक, वामन, सेपियंस, संजीवनी बूटी, जनार्दन, टू जनार्दन, और नरसिंह। ये सब डिफरेंट डिफरेंट हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। बाई वैल्यू नॉट प्राइस, हम लोग हमेशा वैल्यू खरीदते हैं, प्राइस नहीं खरीदते। सिंधी, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है। तो इस ये करता क्या है, ये हमें बेसिकली सिंधी प्रिंसिपल क्या होता है, सिंधी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि वो लोग कभी भी घाटे में बिजनेस नहीं करते। तो ये मैंने उससे सीखा और उसके ऊपर पूरा मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। ठीक है, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के ऊपर एक मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप है। और ये है दशावतार। दशावतार भी मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मान लो मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने 57 स्टॉक्स लिया था, मुझे नहीं पता था कि इस 57 में से कौन सा आगे जाके मैच्योर होने वाला है। तो जब उसमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या दशावतार का एप्लीकेशन होता है, तब वो स्टॉक आगे बनता है। और उसमें से आपने कुछ स्टॉक देखा, सिल्वर टीओसी देखा आपने, क्यूपिड देखा आपने, और एक आध स्टॉक आपने और देखे जिसने अच्छे प्रॉफिट ला के दिए। तो मुझे नहीं पता कि दशावतार, मतलब दशावतार जो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है, वो ये बताता है कि कैसे कैसे कोई चीज़ इवोल्यूशन को कैसे मेच्योरिटी आती है एवोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद ओम, ये एक हमारा सॉफ्टवेयर है, ओरिजिन ऑफ मूव। उसके बाद ये माँ, जिसमें हम पेशेंस सीखते हैं, पेशेंस को बेसिकली जज करते हैं। सीखना तो एक अलग बात है, अप्लाई करना आपने बहुत सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम इसको एक क्लॉक से जज करते हैं, माँ से। ठीक है,
उसके बाद ये हमारा एक लॉजिक है निफ्टी साइकिल करेक्शन मोमेंट, मतलब निफ्टी जिस भाषा में बात कर रहा है हमें उसी भाषा में ट्रेड लेनी है। तो एक्चुअली दिस इंटायर मंथ वाज निफ्टी वाज डाउन एंड डाउन ट्रेंड, तो हम मैं आई वाज नॉट वेरी होपफुल, बट थैंक गॉड कि मैंने इस महीने भी 70,000 मैंने इस महीने भी कमाए। आई वाज नॉट वेरी होपफुल क्योंकि निफ्टी नीचे जा रहा था और इंडिया विक्स लगातार ऊपर जा रहा था। ठीक है, ये एक हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम साइकोलॉजी सीखते हैं, जो कि है रावण के दशानन रावण का 10 सर, इसके बेसिस पे हम साइकोलॉजी सीखते हैं। ठीक है, ये एक पिक्चर आपने देखी होगी सेक्रेड गेम्स, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कभी कभी अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है। तो ये साइकोलॉजी का एक पार्ट है जिसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पॉन्ड एंड फिश एक हमारा लॉजिक है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। ये अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें यह बताता है कि लॉस में आपको डरना नहीं है और प्रॉफिट में भी आपको डरना नहीं है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये शिव और पार्वती दोनों एक साथ एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लॉस और प्रॉफिट दोनों एक ही बिजनेस के पार्ट हैं, तो हमें उससे डरना नहीं है। ठीक है, ये है हमारा एक सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं सर्पपाद। सर्पपाद से हम स्पीड या मोमेंटम जज करने की कोशिश करते हैं। ये एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो है बर्बरीक, ये इस महीने हुआ था, और ये हुआ था आरएम ड्रिप में। देखिए मैं आपको दिखाता हूं पहले, आरएम ड्रिप में मैं पहले आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ था। ये देखिए, ये है पूरा बर्बरीक प्रिंसिपल। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना, इसने इतने दिनों का पूरा प्रॉफिट खा लिया था, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस कैंडल ने, मतलब ये जो दिन था, ये दिन था 23 जनवरी, 23 जनवरी को इसने पिछले 10 दिनों का प्रॉफिट खा लिया था। इतने पूरे इसने स्टॉप लॉस बुक किए थे। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, यही है बर्बरीक प्रिंसिपल, जिसको हम यहाँ पे जज कर लेते हैं। ठीक है, बर्बरीक तक वापस आते हैं पहले। हाँ, इसके बाद ये हमारा सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है वामन, जो कि हमें ऐसे स्टॉक्स निकाल के देता है जिसके अंदर ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी होती है, ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी होती है और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, ये एक हमारा प्रिंसिपल है सेपियंस, जिसमें हम सीखते हैं कि मनुष्य कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, ये एक हमारा सॉफ्टवेयर है संजीवनी बूटी। और ये जनार्दन, जनता जनार्दन एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि विष्णु जी से इंस्पायर है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हम देखते हैं, ये एक हमारी थ्योरी है जो वामन जिसके ऊपर बेस्ड है, वो है खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। ठीक है, अच्छा अब हम कुछ और करें इससे पहले हम आपको इस महीने जनवरी में कितना अप्स एंड डाउन्स हुआ था उसका एक मैक्रो इकोनॉमिक एंगल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। Overall market was in downturn, and still I made profit because of all these softwares which I used to ये सॉफ्टवेयर का अपना अपना काम है, ये मुझे अपने अपने इंडिकेशंस के बेसिस पे जजमेंट करके देते हैं। तो इस महीने देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहला, डेनमार्क विड्रॉज इट्स पेंशन फंड फ्रॉम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड एंड विल इन्वेस्ट इन इंडिया। वेरी गुड मूव। डेनमार्क ने अपना पेंशन फंड विड्रॉ किया, यूएस से और इंडिया में डाला, बहुत अच्छा साइन था मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। मैं आपको अच्छी और गुड, और मतलब गुड न्यूज़ ही बताऊंगा, वैसे तो बैड न्यूज़ तो आपको सब पता ही है, ट्रम्प के सारे अनाउंसमेंट। यूरोप इज थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग ब्रिक्स। ओके, यूरोपियन पेंशन फंड ऑल्सो प्लान टू माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम यूएसए, वेयर एज यूएसए उनको 4% की आरओआई देता है और इंडिया में उनको 10 से 12% की आरओआई की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बताता हूं कि ब्लैक रॉक के पास में सिर्फ पेंशन फंड का कंपाइलेशन है और वो ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन US डॉलर को कमांड करता है। 20 ट्रिलियन US डॉलर मतलब हो गया ऑलमोस्ट यूएस की जीडीपी या चाइना से बड़ी जीडीपी। तो पेंशन फंड्स की ये ताकत है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, यूरोपियन पेंशन फंड अकेले 20 ट्रिलियन डॉलर का है, इंटायर यूरोपियन पेंशन फंड। तो जो यूरोपियन पेंशन फंड अगर इंडिया में आएगा तो आप सोचिए कि इसका इनफ्लो कितना जबरदस्त होने वाला है। इंडिया की जीडीपी अभी 4+ ट्रिलियन डॉलर की है, 20+ ट्रिलियन डॉलर का पैसा आ सकता है इंडिया में।
नॉर्वे नॉर्वे ने अपना सोवरेन डेट फंड इंडिया में माइग्रेट कर दिया। ठीक है। ईयू ने अनाउंस किया मदर ऑफ ऑल डी 27 जनवरी को। ठीक है। ईयू की जो जीडीपी है वो करीब $20 ट्रिलियन है, और इतना ही ईयू में पेंशन फंड भी है। मतलब आप सोचो, $20 ट्रिलियन के साथ में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। उसके बाद मेनी यूरोपियन कंट्रीज हैव अनाउंस्ड और ऑलरेडी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कौन कौन सी। श्नाइडर श्नाइडर ने इंडिया में 3 फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया है विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 3200 करोड़। सीमेंस ने ऑलरेडी 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। एयरबस और टाटा ने मिलकर वडोदरा में अपना प्लांट लगा दिया है, जो कि बेसिकली यहाँ पे एयरक्राफ्ट बनाएंगे। इसके बाद ये सैफ्रॉन, ये फ्रांस की एक कंपनी है जो एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस का सेंटर उसने हैदराबाद में ऑलरेडी खोल दिया है। एल्स्टम, जो कि मेट्रोज बनाती है या ट्रेन बनाती है, इसने बिहार में अपनी फैक्ट्री ऑलरेडी खोल दी है, और बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है, 3.5 बिलियन यूरो। कैन यू इमेजिन द अमाउंट? आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 3.5 बिलियन यूरो दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन इंडिया। छठवीं कंपनी है बॉश। सातवीं है डेसॉल्ट एविएशन। डेसॉल्ट ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि 7,000 जॉब्स वो क्रिएट करेंगे इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ आर&डी के अंदर। जेडएफ जेडएफ भी एक एविएशन कंपनी है। तो मतलब अभी मैं देख रहा हूं इसमें तीन तीन कंपनियां, तीन नहीं, चार चार कंपनियां तो एविएशन की आ गई। एयरबस, सेफ्रॉन, डेसॉल्ट और जेडएफ। उसके बाद मिशेलिन टायर्स, इसने अपनी पैसेंजर कार्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर दी है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे कुछ कंपनीज के। इसके बाद एक बहुत बड़ा मुझे मतलब अनाउंसमेंट मिली, जिसमें इंडिया ने चाइनीज कंपनीज के लिए अपने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के डोर ओपन कर दिए हैं। मतलब अब चाइनीज कंपनी इंडिया में रोड्स, डैम, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकती है। इसके साथ एक न्यूज़ और है जो मैंने अच्छा, नेक्स्ट पेज में है। ठीक है। ईयू अनाउंस 2 मिलियन वीजास फॉर इंडियन ओरिजिन स्किल्ड वर्कर्स। आप सोचो कि मतलब यूएस का जो झटका लगा था कि वहां से लोग कहाँ जाएंगे और इंडिया में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, तो ईयू ने ऑलरेडी 2 मिलियन वीजा तो अनाउंस कर दिया है इंडियंस के लिए। ठीक है। एमबीजेड, मोहम्मद बिन जायद की विजिट, अरे इट वाज शॉकिंग टू मी। सिर्फ 3 घंटे की विजिट, इतनी स्मॉल विजिट तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की विजिट दूसरे कंट्री में, इतनी शॉर्ट विजिट तो नहीं देखी मैंने। तो 3 घंटे की विजिट में सब कुछ प्लान था, वो आए, डील करके चले गए। सब्सिक्वेंटली अजीत डोवाल की विजिट हुई रशिया में। इसके मायने तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, अभी कुछ मुझे भी, मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं अभी। अभी मुझे पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। ओके। इसके बाद 10 ओपेक फाइनेंस मिनिस्टर, ओपेक मींस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अब सोचो, एमबीजेड की विजिट के बाद 10 ओपेक के फाइनेंस मिनिस्टर एक साथ आए इंडिया में, इंडिया के बजट अनाउंसमेंट से पहले। ठीक है। विच इज अ विच जिन्होंने जिन्होंने कुछ चीज़ों यहाँ पे डिमांड करी। उन्होंने बोला कि हमको यहाँ पे अपना डेटा सेंटर्स लगाना है इंडिया में, और उन्होंने हमारा यूपीआई मांगा। इसके अलावा उन्होंने डिफेंस में भी काफ़ी सारी डील करी हमारे साथ में, और काफ़ी सारी अच्छी डील हुई। ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट किया एमबीजेड ने, मोहम्मद बिन जायद जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, गोल्ड और सिल्वर क्रैश कर गया। आई थिंक 23rd या 24th को, एक बार देखते हैं कब। दिस वाज अ बिग बिग सेटबैक। ये, हाँ करेक्ट, ये हुआ था 30th जनवरी को। और उसके बाद कल 1 फरवरी को, दोनों दिन इसने, मतलब आज, सॉरी 1 फरवरी को आज इसने क्रैश किया। 2 दिन लगातार इसने क्रैश किया, गोल्ड ने और सिल्वर दोनों ने। ये कराया जा रहा था बेसिकली, ये पूरा प्लान था, और ये यूएस ने कराया है जिससे कि इंडियन स्टॉक मार्केट को डिस्टर्ब किया जा सके। लेकिन इसका असर नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं।
अब ये देखते हैं कि इन सब का रीज़न क्या है। यूरोपियन कंपनियां इंडिया में क्यों आ रही हैं या बाकी दुनिया इंडिया में क्यों आ रहा है, उसका चार रीज़न है। पहला, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है दुनिया से। दूसरा, इंडिया का जीडीपी लगातार 7 से 8% से भाग रहा है मोदी एरा में, और ये अगले 25 सालों में ऐसे ही भागता रहेगा विदाउट एनी जॉल्ट। उसके बाद इंडिया में जियो पॉलिटिकल सेफ्टी है, और इंडिया का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट का प्लान 200 लाख करोड़ का है। 200 लाख करोड़ का मतलब हो गया 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ये नंबर यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज्यादा बड़ा है, यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर से भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है। उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा जो आश्चर्य हुआ वो इस चीज पे हुआ कि यूएस ने सडनली एस जयशंकर को बुला लिया है। बिल्कुल ये कल की न्यूज़ है, मतलब ये 31 जनवरी की न्यूज़ है। अब सोचो कि इतने बवाल के बाद, यूएस ने पूरी दुनिया में इतना बवाल काटा, उसके बाद भी उसने एस जयशंकर को बुला लिया। ठीक है। तो अब ये आपको देखना है कि आप इसको कैसे एनालाइज करते हो। फॉलो द मनी, फॉलो द मनी जो प्रिंसिपल है वो बता रहा है कि लक्ष्मी पूरी दुनिया से अब चल के इंडिया में आ रही है। जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि ये लक्ष्मी पूरी दुनिया से भाग के इंडिया में आ रही है। जो मैंने लक्ष्मी प्रिंसिपल अभी आपको बताया था, यहाँ पे मैं यही जज करने की कोशिश करता हूँ कि फॉलो मतलब मनी कहाँ से आ रहा है। ये जो मैंने अभी आपको यूरोपियन कंपनीज के नाम बताए, ये देखो लक्ष्मी कितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इंडिया में चल के आ रहे हैं। ठीक है। अब इससे मुझे क्या दिखता है कि इंडिया जो है ये दुनिया का सेंटर बन गया है। कब? जनवरी 2026 में अचानक से इंडिया दुनिया का सेंटर बन गया। 10 कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर आए डील करने, MBZ आए, यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप के कम से कम 25-26 देश आए, चाइना से डील अच्छी खासी बढ़िया डील हुई, रशिया से डील चल रही है। ठीक है। ये जो करंट रेट जिस जिस तरह के प्लान से इंडिया चल रहा है, मुझे क्या लगता है कि इंडिया 2030 तक एक सुपर पावर बन जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया सुपर पावर बनेगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वापस से आज के वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं फिर आऊँगा आपके पास अपने सारे प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के। अगले महीने मिलता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय बजरंगबली, जय जिनेन्द्र।